हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है कि अच्छे होंगे। आइए आज हम आपको गति का एनसीईआरटी बुक से क्लास 9th का नेक्स्ट टॉपिक लेकर कर रहे हैं, पार्ट 2, सरल रेखीय गति। सरल रेखीय गति और इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम आपको क्रियाकलाप, एक्टिविटी अर्थात 8.3, 8.4 इन सारी चीज़ों को मैंने मेंशन किया है। मैंने कुछ क्वेश्चन को भी उठा लिए हैं जो कि आपको इंटेक्स क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट वाले होते हैं, मैंने उन्हें भी उठा लिया है। मतलब मैंने कुछ भी ना छोड़ने का निश्चय किया है। अब आप मेरे साथ आइए, देखिए क्या होता है। सबसे पहला टॉपिक आपके सामने लेकर के आए हैं, सरल रेखीय गति। माय डियर स्टूडेंट, आप एक बात बताइए, आप छोटी कक्षाओं में या अभी आप खुद क्लास 9th वाले में नंबर लाइन के बारे में जान रहे होंगे कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सरल रेखीय पथ पर गति कर रही है तो सोचिए कि अगर ये कोई ऑब्जेक्ट अगर सरल रेखीय पथ पर गति करेगी तो दो चीज मुझे दिखाई पड़ता है। अगर वो सरल रेखीय पथ पर कोई भी ऑब्जेक्ट अगर गति करती है तो पहली बात कि वह कुछ सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में माय डियर स्टूडेंट वह कुछ टाइम भी अचीव करेगा, टाइम भी लेगा। ठीक है, तो सरल रेखीय गति पर अगर कोई वस्तु अगर गति कर रही है तो वह पहली बात कुछ दूरी तय करेगी और कुछ समय भी लेगी। ठीक है, तो इस बात से हमें ये बात तो समझ में आता है कि गति करने से कोई भी वस्तु दूरी को तय करती है और उस दूरी को तय करने में कोई वस्तु समय भी लेती है। लेकिन एक्चुअल में ये माय डियर स्टूडेंट, ये जो दूरी नामक जो वर्ड है ना, डिस्टेंस, मैं इसे थोड़ी एक्सप्लेन आपके सामने मैं करता हूँ कि ये दूरी एक्चुअल में क्या है। ठीक है, तो दूरी, मान लीजिए कि आप अपने घर से कहीं स्कूल जा रहे हैं, तो अपने घर से अगर स्कूल जा रहे हैं तो एक्चुअल में आप कुछ दूरी को तय करोगे। तो अगर आप कुछ दूरी को तय करोगे तो एक्चुअल में सपोज कीजिए कि ये आपका पॉइंट ए है और ये आपका पॉइंट बी है जहाँ पे आपका स्कूल है। तो देखिए माय डियर स्टूडेंट, इन चीज़ों में समझने के लिए बहुत ज़्यादा चीज़ ये है कि अगर आप कहीं से डिस्टेंस को अगर कवर करना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको एक रेफरेंस पॉइंट मानना जरूरी है। रेफरेंस पॉइंट का अर्थ होता है मूल बिंदु। तो आप कहीं से कोई मूल बिंदु आप लिए और मूल बिंदु से, ठीक है, आप अपने स्कूल पर गए। ठीक है, तो जब आप अपने स्कूल पर जा रहे हैं तो आपने कुछ इस डिस्टेंस को कवर किया होगा और इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम भी लिए होंगे। तो सबसे बड़ी चीज़ ये है कि डिस्टेंस आखिर होती क्या है। तो जो प्यारे बच्चों, जो मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है ना, मार्ग की वास्तविक लंबाई होती है वही दूरी कहलाती है। अर्थात यहाँ पर नंबर लाइन पे देखोगे तो ये समझ लो भाई 0 है, ये 1 यूनिट है, ये 2 यूनिट है, ये 3 यूनिट है, ये 4 यूनिट है, ये 5 यूनिट है। तो कुछ ऐसा ही एक्सेप्ट कुछ यूनिट नंबर लाइन पे लिखे होते हैं। तो मैं अगर आपसे पूछूं कि ये जो स्टूडेंट है वो कितनी दूरी तय किया, तो आप इसको काउंट करोगे 1 2 3 4, सर ये इतना किलोमीटर गया, या फिर आप जूम कर लेते हैं। ठीक है, कि आपके बुक में जैसा दिया रहता है उसके अकॉर्डिंग, लेकिन आपको यहाँ पर डाटा दे करके बताए हैं हम। ठीक है, तो कुछ ऐसी बातें होती है। तो इसका अर्थ ये हो कि सरल रेखीय गति क्या होती है। तो मुझे ये बात पता चलता है कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गति कर रही है तो गति करने का अर्थ ये है, ठीक है, कि वह कुछ दूरी को भी तय करेगी और उस दूरी को तय करने में कुछ समय भी लेगी। वह कुछ दूरी को तय करेगी और दूरी को तय करने में अगर वह कुछ समय भी ले रही है, तो यहाँ पे मुझे ये दो चीज जानना है कि आखिरकार दूरी क्या होती है। तो मार्ग की लंबाई को ही दूरी कही जाती है। आप उसको मेजर कर दो भाई, मीटर बैठा करके उसे नाप दो, यही है दूरी। ठीक है, मतलब कि जिस रास्ते पे ये बंदा गया है उसकी लंबाई को आप मेजर कर दो, नाप दो, फीता बैठा करके, वही है दूरी। ठीक है, मार्ग की वास्तविक लंबाई को प्यारे बच्चों दूरी कहते हैं। दूरी को प्यारे बच्चों आप जानते ही हैं, दूरी के बहुत सारे मात्रक होते हैं। मीटर हो गए, किलोमीटर हो गए, और बहुत बड़ी दूरी आप जानते हैं पारसेक हो गया और प्रकाश वर्ष। इन सारी दूरियों को मेजर करने का कुछ यूनिट्स है, इकाई है। ठीक है, ये सर जी अब एक प्रॉपर चीज ये समझ में आ रहा है कि ये सर टाइम आखिरकार क्या है। अब ये टाइम क्या है, तो प्यारे बच्चों कोई भी अगर जो क्षण मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, तो जब से पढ़ा रहा हूँ और जब मेरी पढ़ाई एंडिंग होगी तो इनके बीच के अंतराल को ही समय बोला जाता है। ठीक है, इसी को समय बोला जाता है। दो क्षणों के बीच के अंतराल को ही समय बोला जाता है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको सरल रेखीय गति क्या होती है ये समझ में आया होगा। लेकिन अभी कहानी बाकी है मेरे प्यारे बच्चों। देखो सरल रेखीय गति क्या होती है, दो चीज ध्यान से समझिएगा। ये आपका रेफरेंस पॉइंट है जहां से आप स्टार्टिंग करोगे और ये आपका एंड पॉइंट है जहां पे आप अपनी जर्नी को खत्म करोगे। सपोज करो ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट ए से पॉइंट बी तक गति कर रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गति कर रहा है, तो मुझे ये बात समझ में आना चाहिए कि इसको तय करने में वह कुछ समय भी लिया होगा। पहली बात, जिससे मैंने अभी बताया कि यहाँ के क्षण जब वो जर्नी स्टार्ट करा था और जब वो जर्नी को एंड किया, तो यहाँ के क्षण के बीच के अंतराल को क्या बोल रहे हैं, समय बोल रहे हैं। लेकिन इन दोनों के बीच की लेंथ जो है उसको मैंने मेजर किया, मैंने उसको क्या बोला, उसको मैंने दूरी बोला। तो मुझे ये बातें समझ में आ रही है कि सर जी दूरी क्या होती है। तो मार्ग की वास्तविक लंबाई को दूरी कहते हैं और यहाँ से जो जर्नी स्टार्ट हुआ और यहाँ पे जर्नी एंड हुआ, इनके बीच के समय अंतराल, इनके बीच के क्षण के अंतराल को ही क्या बोला जाता है, समय बोला जाता है। तो अब यहाँ पे एक नई चीज जनरेट होती है माय डियर स्टूडेंट, डिस्प्लेसमेंट, जिसको हिंदी में बोला जाता है विस्थापन। अब ये विस्थापन क्या है, तो मैं अगर कहूँ कि आप यहाँ से यहाँ जा रहे हो तो क्या जाने का एक यही तरीका है, सर ऐसे भी जा रहे हैं, बहुत सारे वे हैं।
जाने के, ऐसे भी आप जा सकते हो। लेकिन जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है वही कहलाती है विस्थापन। दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी जो होती है प्यारे बच्चों, उसी को कहा जाता है विस्थापन। उम्मीद है कि आपको बातें समझ में आई होंगी कि विस्थापन क्या है। एक्चुअल में माय डियर स्टूडेंट, विस्थापन भी एक प्रकार की दूरी ही है, लेकिन किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी तो ये नहीं होगी सर, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगा, सबसे छोटा ये भी नहीं होगा, हाँ सबसे छोटा ये होगा। तो सबसे छोटा जो शॉर्टकट रास्ता होता है वही कहलाती है प्यारे बच्चों विस्थापन। ठीक है, उम्मीद है कि बात आपको समझ में आई होगी। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर विस्थापन, ठीक है, विस्थापन एक प्रकार का दूरी है, तो क्या विस्थापन, अगर मैं कहूँ कि कोई बॉडी जैसे यहाँ से ए से लेकर के बी तक, सपोज कि ये 10 किलोमीटर है, तो हाँ, तो मैं बोलूंगा कि किसी ऑब्जेक्ट का विस्थापन जो हुआ है सर, ठीक है, वो हुआ है ए से बी की ओर, ठीक है, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर। मैं यहाँ पे दूरी ही बता रहा हूँ प्यारे बच्चों, दूरी ही बता रहा हूँ, लेकिन दूरी बताने के साथ साथ मैं उसका एक्चुअल पोजीशन को ही बता रहा हूँ। ठीक है, ये विस्थापन इस दिशा में, डायरेक्शन इसमें फिक्स है, ठीक है, तो ये 10 किलोमीटर की दूरी गई है। उम्मीद है कि ये बातें भी समझ में आ गई होगी आपको कि विस्थापन क्या होता है। अब माय डियर स्टूडेंट, मैं आपको से कहूं कि विस्थापन क्या तय की गई दूरी के बराबर हो सकती है? मेरा पहला सवाल ध्यान से समझिएगा आप बातों को, क्या विस्थापन तय की गई दूरी के बराबर हो सकता है? तो देखो भाई, यहाँ देखो, ये रही ए, ये रही बी, आप पॉइंट ए से पॉइंट बी पर आप गए, ठीक है, तो मैं दो चीज आपको से पूछूंगा माय डियर स्टूडेंट, माय डियर लल्ला, मैं दो चीज पूछूंगा कि सर डिस्टेंस क्या है इसकी, डिस्टेंस मतलब दूरी, और डिस्प्लेसमेंट क्या है मतलब विस्थापन क्या है। तो सर ए से बी के बीच की दूरी अगर मैं मान लेता हूँ 10 किलोमीटर, तो सर डिस्टेंस भी 10 किलोमीटर हुआ, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट भी 10 किलोमीटर लिखते हैं तो क्या ये सही है या गलत है? आप हमको ये बात बतलाइए, क्या ये दोनों सही है? तो सर जी डिस्टेंस तो सही है 10 किलोमीटर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट सही नहीं है। डिस्प्लेसमेंट बताने के लिए एक्चुअल बात क्या है कि सर डायरेक्शन को बताना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, जैसे आपको, ठीक है, दिल्ली से इलाहाबाद जाना है तो उसका पर्टिकुलर डिस्टेंस मालूम होनी चाहिए और पर्टिकुलर डायरेक्शन भी मालूम होनी चाहिए, तभी आप उस पॉइंट पे एग्जैक्टली पॉइंट पे पहुंच जाओगे। जैसे मैं कहूं कि दिल्ली से इलाहाबाद की डिस्टेंस जो है 104 किलोमीटर है, तो दिल्ली से इलाहाबाद आप कहीं भी 104 किलोमीटर चले जाओगे क्या? नहीं, एक्चुअल डिस्टेंस, रूट, ठीक है, और उसका डिस्टेंस भी मालूम होना चाहिए और रूट्स भी मालूम होने चाहिए प्यारे बच्चों, और डिस्टेंस भी मालूम होने चाहिए, तभी आप जा सकते हैं। अर्थात डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी चीज, खतरनाक वाली चीज है जो किसी भी लोकेशन पे पहुंचने में आपको बहुत बड़ी मदद करती है। तो डिस्प्लेसमेंट में दो चीज है, पहली बात कि परिमाण है, मैग्नीट्यूड है 10 किलोमीटर, और ये जो ए बी बता रहा है ना, ये आपको डायरेक्शन को बता रहा है कि किस डायरेक्शन में जाना है। उम्मीद है कि अब आप समझ ही गए होंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों बराबर ही हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये बात सत्य है कि डिस्टेंस जो है सो डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकती है या होती भी है। लेकिन अब मैं आपको से जो बातें पूछने जा रहा हूँ उस बातों पर जरा गौर कीजिएगा कि कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया, कोई ऑब्जेक्ट ए से बी पर गया और पुनः बी से ए पर आ गया। मेरी जो ये रेखा बन रही, इस रेखाओं पे ध्यान ना देना गालिब, इन रेखाओं पे ध्यान ना देना, बस ये समझना कि ये ऐसे गई और इसी पथ पे सीधे आ गई। अब आपको बताना है कि डिस्टेंस कितनी हुई माय डियर स्टूडेंट और डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई। तो आप कहोगे कि सर डिस्टेंस 10 × 10, डिस्टेंस 10 किलोमीटर गया भी और 10 किलोमीटर आया भी, तो सर ये डिस्टेंस हो गई 10 × 10 डाटा 20 किलोमीटर, डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर। ठीक है, उम्मीद है कि बातें समझ में आ गई होंगी। डिस्टेंस हो गई 20 किलोमीटर, लेकिन सर डिस्प्लेसमेंट तो जीरो हो गया। क्यों? क्योंकि जर्नी स्टार्ट यहीं से हुआ था और जर्नी यहीं पर एंड भी हो रहा है, तो दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी तो शून्य हो गई। ठीक है, तो क्या पहली पॉइंट, क्या अंतिम पॉइंट? उम्मीद है कि विस्थापन आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, अच्छा एक बात और बताइए आप मुझे। ठीक है, जैसे ये पॉइंट ए रहा और ये पॉइंट आपका बी रहा और ये मैंने ऐसे यहाँ पर आया, ठीक है, और एक बंदा यहाँ से ऐसे गया, तो सपोज कीजिए कि ये 40 किलोमीटर है और ये 10 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब क्या इस स्थिति में आप हमको डिस्टेंस बतला दीजिए और इस स्थिति में आप हमको डिस्प्लेसमेंट बता दीजिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट बतला दीजिए। तो आपके सामने दो चीज़ है, डिस्टेंस अब 40 किलोमीटर है और डिस्प्लेसमेंट ए से बी पर गया है, तो डिस्प्लेसमेंट ए से बी पर कितना हो गया? 10 किलोमीटर हो गया। तो उम्मीद है कि बातें आपको समझ में आ गई होंगी कि डिस्टेंस यहाँ पर ज़्यादा है और डिस्प्लेसमेंट कम है। दोनों एक्चुअल में दूरी ही है, लेकिन तय करने का रूट्स इनका अलग अलग है। ठीक है, एक्चुअल में जो डिस्प्लेसमेंट होता है ना माय डियर स्टूडेंट, ये एग्जैक्टली बहुत शॉर्ट रास्ता होता है। तो सर ये तो शॉर्ट हो नहीं सकता है, शॉर्ट तो यही होगा। तो अर्थात ये 10 किलोमीटर, डायरेक्शन बतला दीजिए ए से बी। जब कभी भी अगर आप डिस्प्लेसमेंट को लिखते हो माय डियर स्टूडेंट, तो डायरेक्शन अवश्य बता दिया कीजिए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपका ये कंसेप्ट समाप्त हो गया होगा। ठीक है, तो अर्थात डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल भी हो सकता है। ठीक है, डिस्टेंस 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 जो होती है वो डिस्प्लेसमेंट से कभी कभार ज्यादा भी हो सकती है। डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट से ज्यादा भी हो सकती है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट शून्य भी हो सकती है, लेकिन माय डियर स्टूडेंट इस बात को बहुत गट्ठर बांध लेना कि दूरी कभी भी शून्य नहीं होती है। आप कितना भी चले जाओ, आगे जाओ या पीछे जाओ नंबर लाइन पे, दूरी शून्य नहीं होती है। दूरी तो कुछ ना कुछ तो रिजल्ट देगी ही देगी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट शून्य हो सकती है। उम्मीद है जैसे
एक और एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए, जैसे कोई सर्कुलर पाथ पे कोई धावक दौड़ रहा है, पॉइंट ए यही है, यहीं से दौड़ना इस डायरेक्शन में स्टार्ट किया और दौड़ते दौड़ते फिर से यही पॉइंट पे अपनी जर्नी को एंड किया, ठीक है। और अब आपको बताना है कि ये कितनी डिस्टेंस करेगी। तो माय डियर स्टूडेंट, आप एक बात बताइए कि ये कितनी डिस्टेंस करेगी। तो सर ये अपनी त्रिज्या के साथ जो है ना वो 2πr से ज्यादा डिस्टेंस तय नहीं कर सकती है। आप इस बात को छोटी क्लासों से ही जान रहे हैं प्यारे बच्चों कि अगर कोई वृत्तीय पथ पर गति करती है तो कोई भी ऑब्जेक्ट अपने अपने रेडियस और 2π अपने रेडियस और अर्थात मैं ये कहना चाहता हूं कि कोई भी अगर सर्कुलर पाथ पे मूवमेंट करता है तो ऑब्जेक्ट 2πr से ज्यादा डिस्टेंस कर ही नहीं कर सकता है कवर, ठीक है। लेकिन अगर जिस पॉइंट से वह जर्नी स्टार्ट किया उस पॉइंट पे ही अगर जर्नी को एंड करता है तो किन्हीं दो बिंदुओं के बीच की सबसे न्यूनतम दूरी तो शून्य हो गई, ठीक है। क्योंकि अब कुछ दूरी बचा ही नहीं, क्योंकि जिस पॉइंट से चला था उसी पॉइंट पे वो आ गया, तो अर्थात दूरी तो शून्य नहीं हुआ लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर विस्थापन शून्य हो जाएगा। उम्मीद है कि बातें समझ में आई होंगी आपको, ठीक है, कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। अब आप प्यारे बच्चों आ जाइएगा क्रियाकलाप 8.3, ठीक है, और 8.4 पे अब आप आ जाइए, ठीक है। देखिए क्रियाकलाप 8.3 और 8.4 क्या है। एक मीटर स्केल लीजिए, क्रियाकलाप 8.3 कह रहा है कि एक मीटर स्केल को ले लीजिए और मीटर स्केल को लेने के बाद, ठीक है, बास्केटबॉल कोर्ट के एक कोने से दूसरे कोने तक दूसरे किनारे से होते हुए जाएं। एक बास्केटबॉल, अब बास्केटबॉल कहाँ खेला जाता है, तो देखिए भाई जो बास्केटबॉल खेला जाता है उसका ग्राउंड कुछ ऐसा होता है, ठीक है। कुछ आयताकार रेक्टेंगुलर होता है, शायद आपने कभी देखा हो, नहीं देखा हो तो आप अज्यूम तो कर ही सकते हैं इतने में क्या जाता है, सोच लो ऐसा ही होता है बास्केटबॉल वाला। और यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे कुछ ऐसा लगाया हुआ था जिसमें कि बॉल को डाला जाता है इसमें, ठीक है। तो अपने द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन के परिमाण को मापे, ठीक है। दोनों भौतिक राशियों को मापने में क्या अंतर है, ठीक है। कहता है कि बास्केटबॉल को जैसे कोई बच्चा यहाँ से दौड़ता है, पॉइंट यहाँ से स्टार्ट करता है और वो यहाँ से जाते हुए वो यहाँ आता है। अब आपको मीटर लिए हुए हैं तब तो ये डिस्टेंस को आप मेजर करोगे, ठीक है। तब मान लेते हैं माय डियर स्टूडेंट कि अगर मैं इस डिस्टेंस को मेजर करता हूँ तो समझ लीजिए कि ये डिस्टेंस 3 किलोमीटर है। आप ऐसा मान लीजिए, मानने में क्या जाता है। और अगर चूंकि ये वर्गाकार है या एक आयताकार है तो ये 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और आप ऐसा भी मान लो माय डियर स्टूडेंट कि अगर वो 3 किलोमीटर है तो उससे ये थोड़ी ज्यादा लग रही है तो मैं इसे 4 किलोमीटर मान लेता हूँ। क्या बुराई है इसमें, बताइए आप ही। तो कह रहा है कि क्या ये जो डिस्टेंस अभी ए से सी तक की जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू सी, मतलब ए से सी तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी हुई। तो प्यारे बच्चों हर कोई बच्चा बोलेगा 3 + 4 दैट मीन्स 7 किलोमीटर। 7 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर हुई प्यारे बच्चों, 7 किलोमीटर। लेकिन क्या आप बता सकते हो माय डियर स्टूडेंट कि ये कितनी डिस्टेंस हुई। तो आप कहोगे कि सर कहीं आप ट्रिपलेट के तो बारे में बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल उसी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ट्रिपलेट का फॉर्मूला बैठाओगे भाई, ठीक है। तो ये रही आपकी लंब और ये रही आधार, तो इसका अंडर रूट करके हाइपोटेनियस निकाल दो। चूंकि ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, तो ये हो गया हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस हो जाता है प्यारे बच्चों p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे बैठाओगे तो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, ठीक है। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 और 9 25, और 25 का जो स्क्वायर रूट होगा माय डियर स्टूडेंट ये जो रिजल्ट आ जाएगा वो 5 किलोमीटर आ जाएगी, ठीक है। उम्मीद है कि ये बातें भी समझ में आ रही होंगी, ठीक है। अब आपको ये बताना है, ठीक है, कि एक्चुअल में क्या ये डिस्टेंस जो है, एक्चुअल में ये जो डिस्टेंस है, ठीक है, ए से सी तक ये यहाँ पे पहुंचने का तरीका और ए टू सी जो आप यहाँ पे जा रहे थे तो ए से सी तक जो गए तो उसका डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, ऐसे लिखा कीजिए ए टू सी, अब यहाँ पर मत लिखिए ए सी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, अब आप देख ही सकते हैं कि अंतर कितना आ गया, तो सर 5 किलोमीटर का। अब आप जान रहे हैं, ठीक है, कि यहाँ पर डिस्टेंस ज्यादा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट कम है। तो डिस्प्लेसमेंट कम इसलिए है माय डियर स्टूडेंट क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो विस्थापन होती है ना वो बहुत ही शॉर्ट रास्ता होता है, शॉर्टकट रास्ता ही विस्थापन कहलाती है। उम्मीद है कि ये बातें समझ में आ रही होंगी, ठीक है। कि सर जी बैडमिंटन के एक कोने से दूसरे कोने तक अगर आप जाते हैं, ठीक है, बैडमिंटन के ग्राउंड में अगर एक कोने से दूसरे कोने तक जाते हैं, जैसे कि इस डायग्राम में कोई बच्चा ए से सी तक जाता है तो वह 3 + 4 अर्थात 7 किलोमीटर की दूरी तय करता है। लेकिन बच्चा अगर वही 3 से अगर वही बच्चा पॉइंट ए से पॉइंट सी पर आने का ये तरीका को मेजर करता है तो अपेक्षा से 1 किलोमीटर या 2 किलोमीटर की दूरी कम तय करनी पड़ रही है। वो इसलिए क्योंकि ये शॉर्टकट रास्ता है, दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी है। उम्मीद है कि प्यारे बच्चों यहाँ पे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन और दूरी का कंसेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो ये रही क्रियाकलाप 8.3। अब आ जाता है प्यारे बच्चों क्रियाकलाप 8.4। आप अपने सामने बुक लेकर के ही बैठा कीजिए। अपने द्वारा तय की गई, अब क्रियाकलाप 8.4 क्या कहता है, स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है, ठीक है, उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। अगर कोई स्वचालित वाहन होता है, ठीक है, तो कोई वाहन होता है प्यारे बच्चों तो उस वाहन में एक मीटर लगा हुआ होता है, ठीक है। उस मीटर को आपको नाम मालूम होगा, ओडोमीटर। अब ये ओडोमीटर क्या होता है ना, वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को मेजर करता है। तो प्यारे बच्चों कमेंट सेक्शन में आज देखना, ठीक है, कि जो चाल को मेजर करती है मशीन, ठीक है, उसे क्या कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों उससे बोला जाता है स्पीडोमीटर, ठीक है। आप क्या बताओगे, मैं बता दिया खुद ही, ठीक है। तो ओडोमीटर इसे,
तो ओडोमीटर एक्चुअल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को ये बतला रहा है, ठीक है। अब कहता है कि ओडोमीटर का पाठ्यांक और पाठ्यांक ओडोमीटर कहते हैं एक कार को भुवनेश्वर से नई दिल्ली ले जाया जाता है और ओडोमीटर का पाठ्यांक अंतिम पाठ्यांक और आरंभिक पाठ्यांक के बीच का अंतर 1850 किलोमीटर है। तो कहता है कि भुवनेश्वर ये जा रही है, भुवनेश्वर से दिल्ली, ठीक है, और इसके बीच की दूरी प्यारे बच्चों ये बतला रहा है ओडोमीटर 1850 किलोमीटर बतला रही है। अब आगे बोलता है कि भारत के सड़क के मानचित्र की सहायता से भुवनेश्वर तथा नई दिल्ली के बीच विस्थापन का परिमाण ज्ञात कीजिए। अब देखो भाई, ये समझा रहे हैं, ठीक है, कि अगर भुवनेश्वर से दिल्ली जाना है तो दो बिंदुओं की सबसे शॉर्ट रास्ता आप देखोगे, ठीक है, सबसे शॉर्ट रास्ता। वैसे शॉर्ट रास्ता अगर आपको देखना ही है, ठीक है, तो कह रहा है कि मैप से देख करके बताइए कि भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच की दूरी कहाँ है, तो उसका विस्थापन बताइए, ठीक है। तो जाहिर सी बात है कि ये जो डिस्टेंस है वो 1850 तो हो नहीं सकती है, क्योंकि ये 1850 अगर आप कोई गाड़ी से जा रहे हैं, ठीक है, तो कोई भी अगर वाहन से 1850 किलोमीटर की दूरी अगर आप तय करें तो वो तो भाई रास्ते की टोटल लंबाई को मेजर करेगी। हाँ, दूरी भी वही है, ठीक है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होगी ना वह सबसे शॉर्टकट रास्ता को बतलाएगी, सबसे शॉर्ट रास्ते। तो यहाँ पर हो सकता है कि शॉर्ट रास्ता हो या ना हो प्यारे बच्चों, ये तो थोड़ा अपने आप में जटिल है, परंतु ठीक है, परंतु अगर आप मैप से अगर 1850 मैप से अगर भुवनेश्वर और दिल्ली की अगर दूरी को अगर मैं आकलन करूं, ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि अगर एक सीधी रेखा बनाए, अब इस सीधी रेखा को वहां पर मीटर स्केल दिया रहता है कि कितना मीटर स्केल बराबर कितना होगा, तो अगर इतनी डिस्टेंस आ रही है, ठीक है, भुवनेश्वर और दिल्ली के बीच की सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आ रही है, सबसे छोटी दूरी आ रही है, ठीक है, तो इतना दूरी का भी आप आकलन वहां पे बहुत आसानी से किया जा सकता है प्यारे बच्चों, वहां पर स्केल दिया रहता है। तो 1850 किलोमीटर एक लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होगा, लेकिन 1850 किलोमीटर अगर वही दूरी को अगर हम एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस के रूप में देखें तो 1850 नहीं होगा, बहुत कम हो सकती है, लेकिन इतना नहीं होगा, लगभग 1200 किलोमीटर या इसके आसपास कुछ होगी, ठीक है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये जो 1850 किलोमीटर जो है ये एक्चुअल टोटल डिस्टेंस को बता रहा है। टोटल डिस्टेंस ये तो बताती है डिस्प्लेसमेंट भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट दो बिंदुओं के बीच की सबसे छोटी दूरी होती है, उसी को डिस्प्लेसमेंट बोला जाता है, ठीक है। तो 1850 अगर टोटल डिस्टेंस आ रहा है तो डिस्प्लेसमेंट तो 1850 आ नहीं सकती है, डिस्प्लेसमेंट प्यारे बच्चों आएगी आपको लगभग 1850 से कम आएगी। अब कितना कम आएगी वो आप, अगर आपके पास मैप होगा तो प्लीज आप बताइएगा कि कितना कम आएगी, ठीक है। तो उम्मीद है कि अब आप यहाँ पर सवाल पे अब आ सकते हैं। पहले क्वेश्चन इंटेक्स क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं। एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? अगर हाँ तो आप अपने उत्तर का उदाहरण देकर समझाएं, ठीक है। बहुत अच्छी बात है, एक वस्तु के द्वारा कुछ दूरी तय की गई, ठीक है, क्या इसका विस्थापन शून्य हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है विस्थापन शून्य, क्योंकि जिस पॉइंट पर अगर कोई वस्तु चलना स्टार्ट किया, रेफरेंस पॉइंट से चला और पुनः अपने रेफरेंस पॉइंट पे ही आ गया तो विस्थापन शून्य हो सकता है। अर्थात जिस मूल बिंदु से कोई वस्तु चलना प्रारंभ करती है उसी मूल बिंदु पर वस्तु पुनः आ जाती है तो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी शून्य हो जाती है, ठीक है। तो वस्तु द्वारा विस्थापन शून्य हो जाएगा। आप अपने उत्तर का उदाहरण देकर समझाएं। मैंने आपको बता दिया प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपको एग्जांपल भी दिया था, ठीक है, सर्कल वाला एग्जांपल दिए थे। जैसे अगर मैं यहीं से बातें करूँ, कोई ए से बी से चला, फिर बी से सी, सी से डी, डी से फिर ए पर आ गया, तो बताइए विस्थापन क्या होता है? विस्थापन शून्य हो जाएगी। लेकिन वस्तु द्वारा तय की गई दूरी तो भाई बता दो, 3 और 4 7, ये 3 तो ये भी 3, तो 7 और 3 10, ये 4 तो ये 4, तो 7 10 और 4 14, अर्थात टोटल डिस्टेंस 14 लेकिन डिस्प्लेसमेंट शून्य, ठीक है। उम्मीद है कि भाई बहुत खतरनाक तरीका से आप समझ गए होंगे। अब अगला क्वेश्चन है, एक किसान, ठीक है, अब कहता है अगला क्वेश्चन भाई कि एक किसान जो है, ठीक है, 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत पर, ठीक है, 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन बताइए। तो देखो भाई, ठीक है, अगर ऐसा कोई वर्गाकार खेत है, ऐसा, ठीक है, ए बी सी डी, ये एक वर्गाकार खेत है और हर एक जो खेत है भाई, ठीक है, ये 10 मीटर किलोमीटर, भाई क्या बात है, देखते हुए भी ऐसे लिख रहे हैं 10 मीटर और ये रही भाई 10 मीटर, ठीक है, बहुत अच्छी बात। कहता है कि 10 मीटर की भुजा वाले एक वर्गाकार खेत की परिसीमा पर 40 सेकंड में एक चक्कर लगाता है, ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड बाद किसान का विस्थापन बताइए। तो भाई ऐसे बनाओ इस सवाल को, देखो आप यहाँ पे 40 सेकंड में प्यारे बच्चों, 40 सेकंड में एक चक्कर, ठीक है, 40 सेकंड में एक चक्कर, तो बताइए भैया अगर 40 सेकंड में एक चक्कर तो 1 सेकंड में कितना चक्कर? तो 1 सेकंड में 1/40 चक्कर, तो 1 सेकंड में 1/40 चक्कर, तो एक्चुअल में पूछा है 2 मिनट 20 सेकंड के बाद, ठीक है, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद किसान का विस्थापन। तो माय डियर स्टूडेंट यहाँ आप देख लो, 2 मिनट और प्लस में 20 सेकंड और, तो 2 मिनट 20 सेकंड के बाद तो हर मिनट में 60 सेकंड, तो 2 मिनट में 120 और प्लस में 20 सेकंड और, तो इसका कैलकुलेट कर दोगे भाई तो ये हो जाएगी 140 सेकंड। तो 140 सेकंड में कितना? तो 140 आप इधर भी गुना करा दो और 140 इधर भी गुना करा दो, ठीक है, तो 20 दूनी 40, 20 सत्ते 40, इसका मतलब 140 से कम। भाई क्लास वाली फीलिंग आने दिया करो भाई, बिखरा ना करो। मैं थोड़ी लेट से वीडियो बना रहा हूँ तो ये मेरे पास मशीन नहीं था,
मशीन मैंने परचेज कर लिया है, अब वीडियो रेगुलर मिलेगी। 140 सेकंड में 7/2, 60/2 मतलब 3.5 चक्कर। कितना चक्कर? 3.5 चक्कर, ठीक है। ओके, अगर ये 3.5 चक्कर चल रही है, ठीक है, 140 सेकंड में 3.5 चक्कर चल रही है, तो कह रहा है कि चक्कर 2 मिनट 20 सेकंड के बाद 40 सेकंड में चक्कर लगाता है, 2 मिनट 20 सेकंड बाद किसान का विस्थापन का परिमाण क्या होगा? विस्थापन का परिमाण क्या होगा, माने कि अब वो कितना विस्थापन कहाँ चला गया, विस्थापन का परिमाण क्या होगा, ठीक है। तो भाई आइए 3.5 चक्कर लगा कर बतलाते हैं कि वह कितनी दूरी तय किया। तो एक राउंड कंप्लीट हुआ, दूसरी राउंड कंप्लीट हुआ, तीसरी राउंड कंप्लीट हुआ, ठीक है, 3.5 चक्कर दौड़ाना है, फिर आधे चक्कर यहां तक आएगा। अगर आधे चक्कर यहां तक आया भाई, ठीक है, तो आप समझ आइए कि अगर वो एक वर्गाकार खेत पर दौड़ रहा है, तो वर्ग की ये भुजा 90 डिग्री होगी, तो ये 10, तो पाइथागोरस का इस्तेमाल करोगे माय डियर स्टूडेंट, तो ये जो साइड आएगी, ठीक है, वो आ जाएगी 10√2। कैसे मैंने जाना? तो मैंने प्रैक्टिस किया है भाई, ठीक है, मैंने ये प्रैक्टिस करके रखा है माय डियर स्टूडेंट। अगर ये साइड ए होगी, ये साइड ये होगी, तो ये साइड a√2 होगी। आप कैसे होगी वो मैं समझा रहा हूँ, तो आप एक अप्लाई कर लेना भाई, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करोगे तो p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर बराबर h का स्क्वायर हो जाता है। p a का स्क्वायर है, b भी a का स्क्वायर है, h का स्क्वायर, तो स्क्वायर हटाओगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर 2a स्क्वायर होगा, स्क्वायर से a का रूट खत्म, तो सो देयरफॉर h इज इक्वल टू a बाहर आ जाएगा √2, ठीक है, a√2, ठीक है, a√2, ठीक है। तो भाई बता दे तू ही, ये 10, ये 10, ये 10, तो ये 10√2, ये 5, ये 5, तो ये 5√2, ये x, तो ये x√2, और क्या, ठीक है, इतनी सरलता से, ठीक है। तो अर्थात किसान का विस्थापन, ठीक है, अब यहाँ पे बता दीजिए किसान का विस्थापन कितना हुआ। डिस्प्लेसमेंट या कोष्ठ में लिख दो भाई, विस्थापन बराबर 10√2, और कहाँ से कहाँ तक? तो ए से सी, विस्थापन एक सदिश राशि है, ठीक है। ओके, ये बातें भी समझ में आ गई होगी, ठीक है। अब किसान के विस्थापन का परिमाण क्या हुआ? केवल विस्थापन का परिमाण बताना था, किसान के द्वारा तय की गई दूरी नहीं बताना था, मैंने दूरी ना बताया, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन है भाई, ठीक है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है, ठीक है, विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? क्या विस्थापन शून्य या शून्य हो सकता है? यहाँ पे लिखा हुआ है, शायद ये कट गया होगा, तो आप अपने सामने इंटेक्स का क्वेश्चन खोल के बुक में देखा कीजिए। या शून्य नहीं हो सकता है? नहीं भाई, ये गलत बात है, ठीक है, विस्थापन शून्य हो सकता है अगर इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट क्या हो, इनिशियल पॉइंट प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु यदि एक ही हो तो विस्थापन शून्य हो जाएगा। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है। ये देखो आप अभी यहाँ देखो, क्या विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होगा? ये 10, 10, 20, ठीक है, यहाँ से यहाँ आए तो ये 20 मीटर, लेकिन यहाँ से यहाँ तक अगर गए, ठीक है, तो विस्थापन 10√2। अब √2 का मान 1.41 होता है, लेकिन 20 तो नहीं आ सकता ना, मल्टीप्लाई कराओगे तो ये भी बात गलत है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि विस्थापन के लिए निम्न में से कौन सा सही है? शून्य नहीं हो सकता है, तो सर जी विस्थापन शून्य हो सकता है, ये बात गलत बोल रहा है। इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, तो विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक नहीं होता है, बराबर होता है। जैसे बराबर कब होगा? जैसे पॉइंट ए पर गया और पॉइंट बी पर गया, तो 10 किलोमीटर डिस्टेंस भी होगा, 10 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट भी होगा, तो बराबर हो गया। लेकिन ज्यादा अगर केस में देखें तो सर 10 किलोमीटर ये डिस्टेंस हुआ, और अगर ये दूरी को देखें तो सर ये दूरी अगर 40 किलोमीटर हो जाती है, ठीक है, तो इस स्थिति में डिस्टेंस छोटी हो जाएगी, सॉरी डिस्टेंस बड़ी हो जाएगी और डिस्प्लेसमेंट छोटी हो जाएगी, ठीक है। अर्थात विस्थापन इस स्थिति में क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी, और तय की गई दूरी क्या हो जाएगी? वस्तु द्वारा तय की गई दूरी जो होगी वो बड़ी हो जाएगी। तो कह रहे हैं कि इसका परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक होता है, तो विस्थापन का परिमाण वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी से अधिक नहीं होता है, उससे कम होता है या उसके बराबर होता है, या विस्थापन शून्य हो सकता है या शून्य होता है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आप परेशान ना होइए, ठीक है, आपको सारी वीडियो मिलेगी। माय डियर स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।